नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी के हनुमान माने जाने वाले अजीत डोभाल चीन गए और वहां से खुशखबरी मिल गई। भारत और चीन की कूटनीतिक बैठक के बाद देशवासियों को फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की सौगात मिली। इतना ही नहीं, भारत चीन में 6 मुद्दों पर सहमति बनी है। डोभाल भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। यानी कि डोभाल 5 साल के बाद चीन के दौरे पर गए थे। इससे पहले 2019 में विदेश मंत्री जयशंकर ने बीजिंग का दौरा किया था। आपको बता दें कि जून 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। अब दोनों देशों के बीच कई कारणों से रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। चीन की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन ईमानदारी से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर दोनों देशों के अधिकारी तिब्बत से कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द शुरू करने, सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देने में सहमत हुए। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 2 साल में 38 बैठकें हुई हैं। इससे पहले 2 साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर को एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक के पीछे हटेंगी। इसके बाद 25 अक्टूबर से दोनों देशों की सेनाओं ने विवादित पॉइंट्स से हटना शुरू कर दिया। भारत चीन में रिश्ते सुधार रहा है। सवाल यह है कि दुनिया इसे किस तरह से देख रही है। क्या चीन पर शक की बात पुरानी हो गई है? क्या अभी भी चीन से सतर्क रहने की जरूरत है? इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। जिनमें सबसे अहम है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत चीन के बीच सहमति बन गई है। 5 साल बाद फिर से ये यात्रा शुरू होने वाली है। इसके अलावा दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। नाथुला बॉर्डर से व्यापार को बढ़ावा देने पर दोनों सहमत हैं। राजनयिक और सैन्य वार्ता में समन्वय और सहयोग पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही अगले दौर की बातचीत अगले साल भारत में होगी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल की चाइना की सफल यात्रा के बाद अब दोनों देशों में इस बात की भी सहमति बनी है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो अब आरंभ होनी चाहिए। और भारत और चाइना के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की जो वार्ता हुई है और जिसमें कि 6 बिंदुओं पर जो सहमतियां बनी हैं, उनमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रिज्यूम करने के संबंध में भी एक सहमति है। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत रंग लाई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने के ऐलान के साथ ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर को एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। इसके बाद 25 अक्टूबर से दोनों देशों की सेनाओं ने विवादित पॉइंट से हटना शुरू कर दिया था। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट गई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन भारत के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने एक सर्वे किया, कुछ सवाल पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय दी है, क्योंकि ये सुरक्षा के साथ साथ आस्था से जुड़ा हुआ मामला भी था। पैरा सर्वे में सवाल हमने पूछा। पहला सवाल था कि चीन फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग खोलने पर राजी हो गया है। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है? 90% लोगों ने कहा बिल्कुल, ये भारत की कूटनीतिक जीत है। 10% ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे से 6 मुद्दों पर सहमति बनी है। क्या अब दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं? 68% ने कहा हाँ, सुधर रहे हैं।
30% ने कहा ऐसा नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या कूटनीतिक बैठकों के इतर भारत को अब भी चीन से सतर्क रहना चाहिए? 95% यानी कि 95% लोगों ने कहा बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। 4% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे और 1% ने कहा कंफ्यूज हैं। चर्चा कर लेते हैं। कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जे.के. बंसल साहब भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। चूंकि आस्था का सवाल है, इसलिए महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी महाराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जूना अखाड़े के। वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आस्था पर बात कर लेते हैं। आत्मानंद जी, एक बड़ा संकेत, 2019 से मानसरोवर यात्रा बंद है और मानसरोवर यात्रा के लिए भारत के लोग बड़े उत्साहित थे कि भाई ये शुरू हो जाए, लेकिन अब एक संकेत निकल कर आया कि मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। दोनों देश की कूटनीति और भारत के इस प्रयास को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महामंडलेश्वर जी, आत्मानंद जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपके पास आऊँगा, तब तक आपकी आवाज़ सुधर जाएगी। मेजर जनरल रिटायर्ड जे.के. बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि 2019 में ये आयोजित की गई थी, कोविड आया, कोविड आने के बाद दोनों देशों की ये यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच की यात्रा इसे बंद कर दी गई, उड़ानें बंद कर दी गई और उसके बाद ये शुरू नहीं हो पाई। लंबे समय से लोगों की मांग थी कि इस यात्रा को खोला जाए। अब संकेत ये है कि साहब यात्रा खुलने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के वीजा को लेकर जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, लेकिन अब एक अच्छा संकेत निकल कर आया। क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग मनोज जी, ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है, बहुत बड़ी आस्था है हम भारतीयों की। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो शिव का एक स्थान है, धाम है, तो वो बहुत ही खुशी और एक मनोबल और धार्मिक आस्था में बहुत, इससे जो है सबके अंदर में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है और ये जो है ये बहुत अच्छी बात है। और जिससे कि ये देखिए आस्था के साथ साथ दोनों देशों के संबंध में भी इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारे वहाँ पर जाएंगे, जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको इसमें ये अच्छा जो महसूस होगा। और जब इसके साथ साथ एक धार्मिक चीज के साथ साथ बाकी चीजें भी धीरे धीरे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सुलझती रहेंगी। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट, 6 पॉइंट्स आपने बताए थे, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी बात है कि आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर में जो पीपल टू पीपल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी इसके साथ में आ जाएगा। और बाकी तो सब आपने गिनाए हैं बहुत सारे। उसमें एक बात मैं ये भी कहूंगा कि ये सिर्फ जो अभी बॉर्डर पर पीस की बात है, कि अभी शांति की बात है, इसके साथ साथ जो बॉर्डर के इशू हैं और जो गाइडलाइन बनी थी 2005 में, उन गाइडलाइन के अनुसार अभी आगे के बॉर्डर इशू भी सुलझ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग है, इनमें जो भी तय होता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसको स्ट्रेंथन किया जाए। और आगे की मीटिंग कब होनी, तो ये सब जो मुद्दे हैं ये बहुत अच्छे हैं। चाइना का ये एक रुख बदला है, बहुत सारी उसके पीछे बैकग्राउंड है। एक बैकग्राउंड ट्रंप का आना भी है। अब ट्रंप के आने से ये है कि अभी ट्रंप ने एक आके 60% जो है वो ड्यूटी लगा देंगे चाइना के ऊपर में, जबकि दूसरे कंट्री पे सिर्फ 20% रहेगी। तो अब चाइना को ये लगने लगा कि भाई अभी हम सबको तो नाराज नहीं कर सकते, और एक इंडिया को हम अपने तरफ अपने पाले में ला करके और साथ में अच्छे संबंध सुधार करके, तो उनको इससे फायदा होगा, हर तरह से टेंशन घटेगा और एक ट्रेड बढ़ेगा। जो कि चाइना ट्रेड के लिए पहले भी कहता रहा है कि आप हम ट्रेड शुरू कर देते हैं, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल तोड़ कह दिया था कि जब तक बॉर्डर के इशू नहीं हो जाते, सुलझ जाते, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो वो ट्रेड जो है वो अभी शुरू होएगा इसके बाद ही, जबकि ये बहुत सी उनकी और ख्वाहिश हैं, फ्लाइट्स की हैं, रिवर के थ्रू जो है व्यापार है, तो वो जो सब जो हैं वो अब हो जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो चाइना कर रहा है, जैसे कि अभी वो उसका यहाँ पे 22 गाँव में जो वो भूटान में अपना जमा बैठा रहा है, 7,000 लोग उन्होंने वहाँ पे बसा दिए हैं। तो वो जो इस तरह की उनकी चलती रहेंगी। तो जो आपने कहा कि चाइना के ऊपर में जो है हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा हमको, जो
बड़ा सोच ये समझ के बिल्कुल करना क्योंकि एक सवाल इसी से संबंधित था कि क्या अब चाइना इन तमाम तरह की द्विपक्षीय वार्ता तो कर रहा है, सहमति भी जता रहा है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या दूसरे मामले से हो, लेकिन क्या हमको चाइना से अलर्ट रहना पड़ेगा? 90% से ज्यादा लोगों का कहना था कि चाइना पर आप भरोसा नहीं कर सकते। सोडी साहब, वाकई क्या भरोसा नहीं कर सकते? जैन मनोज जी, ये मेरा जय। सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसी साल 28 अक्टूबर को एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने बयान दिया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर दुनिया में कोई देश है जो सबसे तीव्र गति से अपनी सैनिक तैयारी कर रहा है, वो चीन है। कल जब हमारे एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच में 6 पॉइंट कंसेंसस हुआ, उसी वक्त अमेरिका की पेंटागन ने एक बयान निकाला कि चीन का भारत के एलएसी पे सैनिक शक्ति में कोई कटौती नहीं हुई है, वो उसी तरह से अपनी सैनिक तैयारी कर रहा है। मनोज जी, चीन अच्छी तरह जानता है दुनिया का कोई देश अमेरिका तक चीन पे हमला करने की सोच नहीं सकता है जी। फिर इतने बड़े पैमाने में चीन सैनिक शक्ति को साल प्रति साल क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उसके सैनिक लक्ष्य हैं। जो भारत के साथ उसने शांति की बात की है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा साल तक ये चलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त चीन का जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो ताइवान पे कब्जा करना है, जो कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे 2035 में, और उसके बीच में 2029 में स्पार्टले आइलैंड्स पे चीन कब्जा करेगा। यानी कहने का मतलब है चीन अपने वक्त में एक ही फ्रंट पे कंसंट्रेट करना चाहता है। उसके लिए ताइवान सैनिक लक्ष्य नंबर 1 है, और इसलिए उसने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे उसने शांति की बात की है। लेकिन जैसे आपके सर्वे ने सही आंकलन किया, 90% भारतीय मानते हैं कि चीन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी उनके साथ हूं। चीन पे हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब भारत ने पाकिस्तान और चीन पे भरोसा किया है, इन दोनों देशों ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। बिल्कुल आपने साफ तौर पर कहा, क्योंकि कल भी हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से चाइना भूटान के पास बस्ती बसा रहा है, भारत की सीमा पर डोकलाम के नज़दीक बस्ती बसा रहा है, वहाँ पर अपने लोग बसा रहा है, और वो कोई सामान्य लोग नहीं हैं, वो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, वो अपराधी लोग हैं। कुल मिलाकर एक तरह से वो उसके सुरक्षाकर्मी ही हैं, वो फर्स्ट लाइन है उसके सिक्योरिटी की, उसे मजबूत कर रहा है। तो इसलिए चाइना के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करता है, और इसी से संबंधित तो जुड़ा हुआ एक सवाल भी सर्वे में था। वो सवाल था कि एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ भूटान की ज़मीन पर जबरन 22 गांव विकसित करना। चीन के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? 12% लोगों ने कहा विस्तारवादी सोच है, 55% लोगों ने कहा धोखा देने की आदत है, 27% लोगों ने कहा भारत को घेरने की प्लानिंग है, और 6% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्या जिनपिंग को बैकफुट पर लेकर आई है? 71% लोगों ने कहा हाँ, 21% ने कहा ऐसा नहीं है, और 8% इस पर कहना नहीं चाहते थे, वो अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते थे। लेकिन एक संकेत तो बेहतर निकल कर आया। संकेत इसलिए बेहतर निकल कर आया क्योंकि 5 साल से ये यात्रा बंद थी। भारतीयों की यात्रा, भारतीयों की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और 5 साल बाद अगर ये यात्रा शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पर हिंदू समुदाय के लिए, सनातन से जुड़े लोगों के लिए, जबकि पूरे देश में माहौल पूरे एक सनातन से जुड़ा हुआ है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आत्मानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मानंद जी, 5 साल बाद फिर से यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा का महत्व और ये जो सहमति बनी है चीन और भारत के बीच, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी, जिन्होंने इतनी सुंदर पहल की है। वर्तमान समय में जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। की निगाहें इस ओर लगी थी कि मानसरोवर यात्रा पुनः प्रारंभ हो। इससे निश्चित रूप से भारत के 1 अरब हिंदू समाज को ऊर्जा भी मिली है, और भारत की विदेशी नीति पर विश्वास भी बढ़ा है। हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी के द्वारा ये जो पहल की गई, डोभाल जी को भेज करके
अपनी बात रखी गई। आज निश्चित रूप से विश्व पटल पर संपूर्ण देशों में हमें सम्मान भी मिल रहा है और हमारी सरकार के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ रही है। मानसरोवर की यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है, ये हमारे मान बिंदु हैं। विश्व में संदेश जाएगा कि चीन और भारत के बीच में कहीं ना कहीं इसके माध्यम से व्यापारिक और सामाजिक, व्यवहारिक और राजनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे। इसलिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और डोभाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान परिस्थिति में आवश्यकता है हम हर देश से हाथ बढ़ाने का प्रयास करें, हाथ मिलाने का प्रयास करें। हो सकता है लोग अपनी गलतियों पर सुधार करें, चाहे वो चीन हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश हो। अगर वो आगे आकर के पहल करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोग इसके लिए सरकार को ही धन्यवाद देंगे, क्योंकि सरकार की कूटनीति, विदेश नीति के कारण आज ये हुआ है संभव, नहीं तो संभव ही नहीं था। क्योंकि चीन हमेशा भारत का शत्रु देश के रूप में पूरे विश्व में जाना गया है। नहीं, पूरे विश्व में तो जाना गया है, लेकिन मानसरोवर के बारे में मान्यता क्या है, क्या क्या होता है जब आप इसके दर्शन कर लेते हैं? ये कहा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्वयंभू माना गया है। नहीं, मानसरोवर की मान्यता का विषय नहीं है। जो संबंध कैलाश पर्वत में भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करने से त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में फल था, यही कलिकाल में मानसरोवर यात्रा में हम जब जाते हैं तो स्वयं भगवान शंकर को ही वहां पर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। हमारे शिव महापुराण का संदर्भ आता है कि स्वयंभू यत रूपम कथते मानसरोवर। मानसरोवर में जिस शिवलिंग का हम दर्शन करते हैं वो स्वयं भगवान शंकर ही वहां प्रकट होते हैं। इस पर कोई संदेह नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती ने साधना करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था, ऐसे हम 1 अरब सनातनी हिंदू समाज के लोगों के लिए आस्था नहीं अपितु हमारी श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। साक्षात भगवान शंकर का वहां दर्शन होता है और हम उसे शिवलोक मानते हैं मानसरोवर को। शिवलोक मानते हैं और शायद इसलिए लोग जाना चाहते हैं। तीन जगह से यात्रा होती है। लिपुलेख दर्रा से, जो कि उत्तराखंड से जाती है, नाथू दर्रा जो कि सिक्किम से जाती है, और एक नेपाल मार्ग है। 14 से करीब 21 दिन की यह यात्रा होती है। थोड़ी टफ होती है, लेकिन बावजूद इसके करते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकेत। और सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ बंसल साहब मौजूद हैं। बंसल साहब, हमने देखा कि अभी हाल ही में जो पूर्वी लद्दाख है, वहाँ पर किस तरीके से चीन और भारत के बीच सहमति बनी। दोनों देशों की जो देप्सोंग और डैमचौक है, वहाँ से सेना पीछे हटी और सहमति बनने के बाद अब तक फिलहाल मामला शांत है। लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई और वो बस्तियां बसा रहा है, हालांकि वो भारत की सीमा नहीं थी, वो भूटान से नज़दीक लगा हुआ भूटान का इलाका था, लेकिन जिस तरीके से भूटान, नेपाल, ये तमाम जो राष्ट्र हैं जो कभी भारत के साथ खड़े होते थे, चाइना से उतनी नज़दीकियां इनके साथ नहीं होती थी, लेकिन अब चाइना, चाहे तो व्यापारिक स्थिति को समझ लीजिए या कर्ज के जरिए समझ लीजिए या तमाम उनकी भावनाओं से खेल रहा है, वो धीरे धीरे भारत के प्रति एक कटुता देखी जा रही है इन तमाम देशों में। ये कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कौन सी गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट डोमिनेटेड गवर्नमेंट है तो चाइना की तरफ झुक जाती है, और कुछ देश तो जो है एक मुद्दा बना करके भारत को, कि भारत के अगेंस्ट अपनी जनता को भड़का करके चुनाव जीतते हैं, जैसे कि मालदीव में हुआ था। तो इस प्रकार से ये होता है। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो चाइना कर्ज के जाल में फंसाता है, लालच देता है और फिर उनको धीरे धीरे उनकी जमीन पर और उनके हर चीज पर कब्जा करने लग जाता है। तो वो एक, क्योंकि ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होती हैं, कुछ दिन के लिए आती हैं, इनके इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, छोटे कंट्री हैं, उनको चलाने के लिए पैसा लेते रहते हैं। और कुछ जो नेता हैं उनके अपने हित भी होते हैं कि जो पैसा बाहर से आता है उसमें करप्शन करके अपने धन संपत्ति भी जुड़ा लेते हैं। एक तो ये कारण है। लेकिन जैसा आपने कहा कि भूटान में जो ये इस तरह के अभी 22 गांव और वहाँ पे करीब 7,000 लोगों को ने बताया, ये बहुत एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि इसको करने के पीछे जो चाइना का एक मकसद रहता है, जो उनकी आंख वो नजर रहती है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं। ये 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को, सारे जितने वहाँ पे प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनको जोड़ता है। उनका हमेशा ये रहता है कि इसको चौक कर दिया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे इस्लामिक लोग भी इस बात को कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये जो कॉरिडोर है,
इस कॉरिडोर को अभी बहुत सारे, मैं आपके चैनल पे ही इस बात को कहा था कि जो ये कुछ लोग हैं जो बांग्लादेश के, वो ये कह रहे हैं और वो नक्शा में दिखा रहे हैं भारत का हिस्सा, कि जब हमारी लड़ाई हुई थी और हमने इतनी ग्रैंड विक्ट्री की थी, तो एक जो जो वहाँ पे ये नीलफा मारी एक जगह है, वो करीब कॉरिडोर से 40 45 50 किलोमीटर होगी, वहां तक की जगह हमें ले लेनी थी। तो हमारा जो कॉरिडोर है कम से कम 60-70 किलोमीटर चौड़ा हो जाता, तो ये चिंता ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उस समय हमारी ग्रैंड विक्ट्री हुई थी, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, उनके 93,000 सिपाहियों ने सरेंडर किया था। तो ऐसी स्थिति में जब ये इस तरह की बातें होती हैं, तो बांग्लादेश को तो फायदा हो गया भाई, वो लिबरेट हो गया, और वो लिबरेट होने के बाद में अभी हमारे ऊपर में ही कटाक्ष करता है, हमारे अगेंस्ट में होता जा रहा है। हमें क्या फायदा हुआ? हमें भी फायदा उससे होना चाहिए था, और ये करना बहुत आवश्यक था। अब भी आगे कभी मौका मिलता है तो ये भारत को ध्यान में रखना चाहिए कि इस कॉरिडोर को, जो बांग्लादेश के कुछ पार्ट को मिला करके नीलफामारी तक, या जो ये वहाँ पे ठाकुर गांव है वहां तक मिला करके इसको चौड़ा कर दिया जाए, जिससे कि इस प्रकार की चिंता हमेशा के लिए खतरा ये खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है। जी जी, सोढी साहब मेरे साथ मौजूद है। सोढी साहब, हाल के दिनों में चूंकि भारत भी जानता है कि चाइना एक बड़ी शक्ति है, और आपने जैसे कि बताया कि अमेरिका भी चाइना से युद्ध करने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो भी एक इतनी बड़ी शक्ति है। आज के दौर में आप देखिए, रशिया ने शायद यूक्रेन को बहुत हल्के में लिया, लेकिन आज तक रशिया उस तरीके से झेल रहा है। तमाम नाटो देश उसके साथ खड़े हो गए, और वो यूक्रेन ने भी रशिया की नाक में दम कर रखा है। अब जो तमाम छोटे छोटे देश हैं, आप देखिए भारत के आसपास जितने भी तमाम देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर और छोटे नेपाल हो, ये चाइना खुद फ्रंट पे नहीं आ रहा है, वो इन देशों को मदद कर रहा है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तमाम ऐसे राज्यों से, नेपाल से ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं जो भारत के माथे पर शिकन लेते आते हैं। उसका एक बड़ा ये भी कारण है कि भारत धीरे धीरे महाशक्ति बन रहा है। भारत धीरे धीरे आर्थिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, भारत की सीमाओं के मसले पर आप उसको डेंट मारते रहो, चूटी काटते रहो, जिससे वो परेशान रहे और उसको आगे जाने में, सफल होने में, विकसित बनने में परेशानी हो। मनोज जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और चीन मिला के। पाकिस्तान और चीन तो हमारे दुश्मन देश हैं, और मेरे को ये कोई संकोच नहीं है दोनों देशों को दुश्मन देश कहने में, क्योंकि इन दोनों देशों ने हमारे कई सैनिक और आम नागरिकों को मारा है। बाकी बचे 6 पड़ोसी देश, बाकी 6 पड़ोसी देशों में से सिर्फ एक भूटान है जो आज की तारीख में भारत के साथ खड़ा है। बाकी 5 तो पड़ोसी देश हैं, उनका झुकाव पूरी तरह चीन की तरफ हो चुका है, और भूटान की भी चीन से बहुत एडवांस स्टेज पे बातचीत है। किसी वक्त दोनों देश अपना समझौता डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि उसने जो युद्ध करना है भारत पे, वो 2035 पे करना है, तो हमारे जितने पड़ोसी देश हैं सबको चीन अपनी जकड़ में ला रहा है, क्योंकि जब वो युद्ध करेगा 2035 में, तो इन देशों को इस्तेमाल करेगा अपने बेसिस के लिए, अपने रिफ्यूलिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। जो चीन के हम दशकों से सुनते आए थे भारत को समुद्री रास्ते से घेरने के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत, उसकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, और पिछले साल 20 मार्च 2023 को चीन ने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार नौसैनिक अड्डा बनाया, जिसमें आज जब हम बात करें चीन की 2 पनडुब्बियां तैनात हैं। यही नहीं, मालदीव में लामू अतौल में चीन की सैनिक गतिविधियां देखी गई हैं। म्यांमार के काइपुक्यू द्वीप में चीन के सैनिक देखे गए, यानी कि समुद्री रास्ते से चीन ने भारत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अब जब इतने बड़े पैमाने में तैयारी हो रही है, तो डेफिनेटली चीन का कोई सैनिक लक्ष्य है। जो हमें ऊपर दिख रहा है कि चीन हमसे दोस्ती कर रहा है, अंदर से उसको कोई दोस्ती नहीं है। चीन को डोनाल्ड ट्रंप से कोई डर नहीं है, क्योंकि चीन जानता है उसकी सैनिक ताकत बहुत बल्कि आगे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर बहुत हल्का संकेत भी दे रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने टैक्स लगाने के मामले में कल ब्रिटेन और भारत को एक तरह से ललकार दिया कि अगर आप 100% टैक्स लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, लेकिन चाइना का जिक्र नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि बयानबाजी अलग होती है, कार्रवाई करना बहुत अलग होता है। अमेरिका चाहे भी तो चीन से डी कपल या डी रिस्क नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन दुनिया का फैक्ट्री है। हालांकि पिछले साल अमेरिका और चीन के व्यापार में थोड़ी कटौती आई, लेकिन
ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका का मेक्सिको और वियतनाम से व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया और मेक्सिको और वियतनाम में जितनी फैक्ट्रियां हैं सारी चीन के लोगों की है। जी। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी चीन अमेरिका को का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो ये जब चीजें देखी जाती हैं तो कहने में अलग होता है, करनी और कथनी में अलग होता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे जैसे अपने शपथ ग्रहण के पास पहुंच रहे हैं वो जान रहे हैं कि मैंने चुनावी रैलियों में तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन अब करना बहुत मुश्किल होगा हकीकत। जी, वाकई मुश्किल होगा। आत्मानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मानंद जी, चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत हो गई है। अजीत डोभाल ने बातचीत कर ली है और इस बातचीत में सहमत हो गए और ये माना जा रहा है कि नए साल में यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चूंकि वहाँ जितने भी यात्री हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चीन के ऊपर ही होती है और उससे एक सहमति लेनी होती है। लेकिन आप मानते हैं कि खुले दिल से चीन ने इस बात का स्वागत किया है, बातचीत के लिए तैयार हो गया है और अब कोई, क्योंकि ड्रैगन के बारे में ये कहा जाता है कि कब क्या वो क्या कर दे, कब अपने मुंह से वो आग उगल दे, भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन मान लिया जाए कि मामला सब कुछ ठीक रहेगा, यात्रा बढ़िया चलेगी, अब कोई रुकावट नहीं है, आपको भरोसा है? धोखेबाजों पर कभी विश्वास नहीं हो सकता है जी। हमारा देश जब जब किसी पर भरोसा किया है, यारो हम तो ताशकंद शिमला के समझौते में चले गए और हमारे लाल बहादुर इस दुनिया से चले गए। हमने जब जब भरोसा किया है तब तब धोखा खाया है। हम भरोसा तो करें पर आंशिक रूप से करें, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि हमारे पड़ोसी किसी मुल्क पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारा पड़ोसी कोई मुल्क हमारे भरोसे लायक नहीं है। जिस बांग्लादेश को हमने जन्म दिया, जिस बांग्लादेश को जन्म देकर हमने बड़ा किया, जिस बांग्लादेश को हमने खिलाया पिलाया, आज वही हमारे शत्रु के रूप में सबसे सामने खड़ा है। जिस नेपाल के लिए भारत सरकार ने हर तरह की मदद की, पर आज भी वो अंदरूनी हमारा विरोधी है। जिस भूटान के भूखों मरने पर हम लोगों ने मदद की, हमारी सरकार ने मदद की, आज वो भी हमारे विरोध में है। तो मैं तो ये कहता हूं, हमें सावधानी पूर्ण रूप से बरतना चाहिए। भारत का कोई पड़ोसी मुल्क नहीं है जो विश्वास करने के लायक हो। आज बांग्लादेश के साथ भारत सरकार ने क्या नहीं किया है। आज भारत न होता तो बांग्लादेश का नाम न होता, और आज वही हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे बहुसंख्यक हिंदुओं को जो वहां अल्पसंख्यक के रूप में हैं, एक एक करके काट रहे हैं और पूरा विश्व मौन है। क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? क्योंकि ये किसी की परिस्थिति में हमें विश्वास करने के लायक नहीं है। सरदेव भट्टी जी लेकिन ने भारत भी को कहा भी एक जो कड़ा बात ना, संकेत कि देना हमें चाहिए। भरोसा भारत नहीं ने करना अब तक कोई चाहिए। कड़ा संकेत दिया नहीं है, सबको इंतजार इस बात का है। बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, संक्षिप्त में एक बातचीत, एक राय आपसे लेना चाहता हूँ। अजीत डोभाल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो कूटनीति है, विदेश नीति है, दूसरे देशों के संबंध हैं, अगर तमाम विपरीत परिस्थितियां हों उनमें भी जाकर वो अपनी बात मनवा लेते हैं। क्या कहेंगे अजीत डोभाल के बारे में? देखिए, वो बहुत ही एक मैच्योर्ड और सीजन्ड कहें पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन उनका इतना एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर ग्राउंड में भी उनका बहुत एक एक्सपीरियंस है, उनका एक बहुत शार्पनेस है और वो हर चीज़ को बड़े तरीके से करते हैं कि जो कि ग्राउंड पे आ जाए। तो इसलिए उनको हर जगह में ही जो वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अप्रोप्रिएटली इज द मोस्ट फिट पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है करते रहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे देखिए, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, और जैसे आपने कहा कि आज के युग में सिर्फ चाइना ही नहीं है, आप ईरान को देख लो, वो भी प्रॉक्सी युद्ध कर रहा है। दूसरी तरफ आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में नेटो को देखो, वो भी एक प्रॉक्सी बनाया हुआ है उसको, यूक्रेन को। इसी प्रकार के चाइना का भी इस तरह का रुख है। पर यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम और हम सबका भलाई चाहते हैं, तो अल्टीमेटली सबको ये सोचना पड़ेगा। अभी आप देखिए, जो श्रीलंका में था, पहले चाइना का प्रभुत्व हो रहा था, लेकिन अब वो लौट करके वापस जो उनके प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ आए, तो उनको भी धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि चाइना का धोखा ही होता है, और चाइना जो है अपने को सबको करज जाल में फंसा कर करता है। इसी प्रकार से मालदीव को देख लीजिए, धीरे धीरे नेपाल भी आएगा, भूटान भी हमारे साथ आएगा, और बांग्लादेश को भी कुछ दिन बाद ये बात समझ में आएगी कि उनका गुजारा भारत के बिना नहीं है, क्योंकि भारत एक सिंसियरिटी से बिना किसी
धोखेबाजी के या बिना किसी रिटर्न के बहुत तरीके से लोगों की मदद करता है। जी। अभी आप जो वहाँ जी। पे साउथ ईस्ट एशिया में जो एक कंट्री है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के पैर छुए थे उन्होंने, तो हमने जो है कोविड के टाइम में सबकी मदद की है। तो ये जो मदद है ये इस तरह की बातें आएंगी, और जो भारत आखिर में जो एक विश्व गुरु या जो एक भारत बढ़ती शक्ति है, और चाइना को भी पता है इस बात का कि इतना जल्दी वो भारत के साथ नहीं पंगा लेगा। उनको पता चल गया, आप गलवान घाटी में उनको सब वहाँ पे उनके जो बिल्कुल, सैनिकों क्यों, को और जो यही छटाई- कारण है कि कूटनीति के तहत कई सारी बातों पर चाइना एक प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए तैयार भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ